हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस टॉपिक को देखने वाले हैं। दोस्तों, जो सिलेबस है उस आधार पे हम लोग चल रहे हैं और यह जो सीजीपीएससी का है वीडियो नंबर 46वां वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखे थे कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। उसका जो आंसर आ जाएगा नायलॉन सही रहेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। तो भारत में जैसे किसकी स्वीकृति के बिना जो है सरकारी खर्चा नहीं किया जाता, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय और संसद। इसका जो आंसर रहेगा संसद रहेगा। संसद के बगैर जो है सरकारी खर्चा नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभी इसमें जो है थोड़ा सा अलग रहता है प्रावधान, जैसे कि संसद का कार्यकाल चल रहा है तभी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, कोई अचानक काम आ गया, कोई आपदा आ गया, तो उसे बिना संसद को पूछे वहाँ खर्चा करता है। फिर बाद में जाकर जब संसद का जो कार्यक्रम चलता है, जो कार्यकाल चलता है, उसमें वहाँ बताया जाता है कि इतने इतने रुपए इसमें खर्चा किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कौन चुना जाता है, लोकसभा है कि राज्यसभा है। सही जवाब की जगह लोकसभा को चुना जाता है, जो कि एक सांसद होते हैं। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है। सही जवाब आ जाएगा उपराष्ट्रपति। एक उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अगला है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो है जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि क्या बोला गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि सबसे अधिक है। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ उत्तर प्रदेश का रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। देखो, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हम लोग अगर विधानसभा की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें लगभग 403 सीट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 80 है, और राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। इतना है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सही जवाब क्या जाएगा इसका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हालांकि वहाँ बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। अगला है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो भारतीय जो संघ है, यानी कि भारत देश में अगर किसी भी राज्य को शामिल करना है तो वहाँ किसके पास अधिकार है। इसका जो आंसर रहेगा एक संसद के पास रहता है। ठीक है। वो लोकसभा है चाहे विधानसभा है, लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, इन सभी के पास जो रहता है किसी भी राज्य को इसमें शामिल करने के। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। ये कई बार जो है प्रश्न इसको पूछे भी गए हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस ऐसे अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका जो जवाब रहेगा 19 के ए में दिया गया है। ठीक है, ये वाला 19 है। इसमें देखो, हालांकि प्रेस नहीं दिया गया है, लेकिन क्या बोला गया है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अनुच्छेद 19 के ए में लिखा गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचार और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यही को कहा जाता है, मतलब इसी को कहा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को कहा जाता है। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का जो पुनर्गठन है सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया है। सही जवाब आ जाएगा 1956 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। कौन किसी राज्य का जो क्षेत्र है या फिर उसके जो बढ़ा भी सकते हैं या फिर उसको जो है कम किया जा सकते हैं। सही जवाब क्या जाएगा संसद। ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि वह किसी भी राज्य के जो है क्षेत्र को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। अब आपको बताना है कि किसको है नए राज्य के गठन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे कि मंत्रिमंडल को है कि संसद को है कि प्रधानमंत्री की हो कि राष्ट्रपति को है। इसका जो आंसर रहेगा संसद को रहता है। ठीक है, संसद जो है अपने स्तर पर जो बिल पेश करते हैं, फिर जाके वहाँ से जो पारित होने के बाद राष्ट्रपति अगर दस्तखत करता है तो फिर वहाँ उस राज्य का अस्तित्व आ जाता है।
अगला है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन में संबंधित अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता जो उन्मूलन है उसमें संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में इस बात को कहा गया है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का? इसका जो आंसर रहेगा 1953 रहेगा दोस्तों, 1953 में रहेगा। मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी भी लिखी है कि 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन का आयोग आयोग का गठन हुआ है। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? इसका जो आंसर रहेगा फजल अली रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 3 और सदस्य, यानी कि इसके अलावा 2 और, कुल मिलाकर कितना हो गया? 3 सदस्य। एक तो है पहला न्यायमूर्ति फजल अली हैं, उसके बाद है हृदयनाथ कुंजूर है, उसके बाद है के.एम. पनिक्कर थे। कुल मिलाकर 30 सदस्य थे इसमें। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, वो भी पहली बार रिपोर्ट सौंपी है। अगला है निम्न में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? अगर भारत का सदस्य प्राप्त करना है उसके लिए कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे प्राप्त किया जा सकते हैं? एक तो है जन्म, आपको भारत में जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण के लिए भी एक प्रावधान है कि आपको लगभग 5 साल या 10 साल तक देश में रहना पड़ेगा, यहाँ के नियम कायदे कानून में चलना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ पंजीकरण मिलता है। उसके बाद ये वंशानुगत, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर लगता है कि आपके जो पूर्वज है वो भारत देश के थे, तो उस तरीके से भी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमको जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको निलंबन कौन कर सकता है? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, कि प्रधानमंत्री है, कि संसद है, कि राष्ट्रपति है। तो मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति, कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान है, ऐसा राष्ट्रपति किसी के मौलिक अधिकार को निलंबन नहीं कर सकता। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो निलंबन है, अगर देश में किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है देश की, अगर लगता है कि बाहर से कोई खतरा हो रहा है, तो उस समय जो व्यक्ति है उसके जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबन कर सकती है, सिवाय 2 अनुच्छेद को छोड़कर। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। हालांकि बाकी को खैर वो कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को अनुच्छेद को निलंबन नहीं कर सकता है, चाहे वह राष्ट्रपति क्यों ना हो। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किनको प्रदान किया जाता है? इसका जो जवाब रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इसका जो आंसर रहेगा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, 26, 27। अगला है निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो किसी भी जो जैसे कि बचाना है, ठीक है, उसके लिए क्या जारी किया जाता है? अधिकार पृष्ठा किया जाता है। ये जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। अगला है भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की जो संचित निधि है उसमें धन का जो निर्गमन होता है वहाँ किसका नियंत्रण रहता है? कोई ना कोई कंट्रोलर तो रहता ही है। इसका जो आंसर क्या जाएगा? संसद रहता है। संसद को बगैर पूछे भारत की संचित निधि का जो है खर्च नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि मान जो किसी राज्य में कोई दुर्घटना हो गया या फिर कोई आपदा आ गया, तो उस समय जो है सरकार संचित निधि से पैसा निकाल कर उसमें खर्चा करती है, क्योंकि संचित निधि में पैसा उसी के लिए रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में वहाँ भले संसद को जरूर बता देगा वो कि मैंने खर्चा यहाँ पर किया है। अगला है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कोई भी संसद के जो सदस्य है उसकी अयोग्यता के निर्णय में कौन करता है कि ये अयोग्य है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला है किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। मतलब कौन से दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? ऐसा पहली बार हुआ है। इसका जो आंसर रहेगा जनता पार्टी ने दिया है। उस समय कौन थे? सबसे पहले मोरारजी देसाई, उसके बाद है चौधरी चरणजीत सिंह। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा प्रधानमंत्री में निवास करती है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका जो शक्ति है वह किसके पास होती है? इसका जो आंसर रहेगा प्रधानमंत्री के पास यहाँ होती है। अगला है
भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो भारतीय संघ का जो मंत्रिपरिषद रहता है वहाँ सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? इसका जो आंसर रहेगा लोकसभा के प्रति रहता है। ठीक है, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति वहाँ रहता है। अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता का बैठक? सही जवाब आ जाएगा देश का प्रधानमंत्री करता है। अगला है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें उसका जो सभापति है इसका कौन रहते हैं? इसका जो आंसर रहेगा प्रधानमंत्री ही रहेगा। प्रधानमंत्री इसका बैठक करता है, अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो हालांकि प्रधानमंत्री का जो है चयन जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन उनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 75 में है। अगला है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है? सही जवाब आ जाएगा मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में यहाँ निहित होती है। अगला है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है तो कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के जो मंत्री होते हैं? इसका जो जवाब आ जाएगा तीन स्तर के मंत्री होते हैं। मैंने यहाँ पर जो 29वां प्रश्न है उसमें संपूर्ण जानकारी लिख दिया है कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं रहता है। इसका मतलब जो सही जवाब किया जाएगा संसदीय सचिव, ये जो है मंत्री जो परिषद है इसमें शामिल नहीं होता। बाकी जैसे कि अभी बताया था 3 स्तर होते हैं, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद है राज्य मंत्री होता है, उसके बाद है उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में कौन से ऐसे पद है जिसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखो, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी शब्द उप प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही जो है गृह मंत्री भी रहे थे। अगला है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा एक प्रस्ताव ऐसा है जो भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका जो जवाब आ जाएगा विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव बोला गया है इसलिए विश्वास प्रस्ताव रहेगा, क्योंकि देखो मंत्रिपरिषद खुद के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, वह अपने आप को साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव जरूर ला सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसा नहीं होता। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? अभी जिसे बताया था अनुच्छेद 75 किसके लिए है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो इसका जो जवाब रहेगा मंत्रिपरिषद का है ना, यहाँ पर मंत्रिपरिषद रहेगा। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब आज क्या जाएगा इसका लोकसभा रहेगा। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका जो जवाब क्या जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो जो लोकसभा का सचिवालय रहता है वह किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो इसका जो जवाब क्या जाएगा लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, तो कौन नहीं रहे हैं? यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा के.वी.के. सुंदरम कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी बलिराम भगत है, हुकुम सिंह है, ये दोनों जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? तो कोई भी जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक है वहाँ धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों यह धन विधेयक सिर्फ लोकसभा के लिए है, राज्यसभा नहीं जाता है। अगला है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो देखो जो लोकसभा है उसमें जो है एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो पक्ष का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन विपक्ष का जो नेता रहता है इसकी जो मान्यता है वह कौन देता है?
यहाँ पर जो आंसर दिया गया है सही जवाब किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसे मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष है वहाँ किसको अपना इस्तीफा दे सकता है, जैसे कि संसदीय कार्य मंत्री को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।